गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे उत्तर वैदिक काल की या ऋग्वेद काल की, जिसमें हमने राजनीतिक जीवन, उनकी सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन, उनके रीति रिवाज, शिक्षा की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधे और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आदि को हमने जाना और समझा। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल में हम राजनीतिक जीवन, भौगोलिक जीवन, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। सर्वप्रथम हम इसमें भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक क्षेत्र में पूर्व की ओर विस्तार हुआ, यानी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में यह संस्कृति पल्लवित और पुष्पित हुई। पश्चिम की ओर इसका विस्तार न होकर पूर्व की ओर विस्तार अधिक देखा गया है, जिसमें गंगा यमुना दोआब क्षेत्र उपजाऊ था। यहाँ अनेक नदियाँ थी और उस नदियों के कारण उनका आजीवन आराम से चलता था और इसी कारण उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी संस्कृति को विकसित, पल्लवित और पुष्पित किया। इसके साक्ष्य में शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, जिसमें विदय माधव द्वारा अग्नि को मुख में धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ जंगल को जलाते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़ना बताया गया। साथ में ही सदा नीरा के पूर्व में जाकर बसना स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। सदा नीरा यहाँ पर गोमती नदी के रूप में उल्लेख मिलता है। इसका मतलब जब उत्तर वैदिक काल में ये संस्कृति थी, धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जमीन थी, पानी था और आजीवन आराम से चल सकता था। उत्पादन अधिक होता था, पशुचारण के लिए अच्छा था और कृषि कार्य के लिए भी उपजाऊ जमीन थी। इस कारण इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार पूर्व की ओर अधिक हुआ, पश्चिम की ओर विस्तार नहीं हुआ, यानी धीरे धीरे ये संस्कृति पूर्व की ओर अग्रसर होने लगी। अब जो छोटे छोटे गण थे वह आपस में मिलकर बड़े राष्ट्र के रूप में उभरने लगे या जनपद के रूप में उभरने लगे। जैसे भरत और पुरु मिलकर कुरु बन गए, वहीं टुवुर्स और कीवी मिलकर पंचाल जनपद बना। पंचाल नरेश में प्रमुख जैबलिन, अरुणी, श्वेतकेतु, विदय के जनक प्रमुख राजा थे। केकई के अश्वपति और कुरु के जन्मेजय प्रमुख राजाओं का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी अब स्पष्ट रूप से राष्ट्र या जनपद के राजाओं का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, उनके कार्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे पहले अपन राजाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, पर उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब स्पष्ट रूप से उनके कार्यों के बारे में वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। राजनीतिक संगठन के रूप में छोटे से छोटी इकाई कुल था और कुल से आगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें, सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल यानी परिवार, संयुक्त परिवार कह सकते हैं। कुल से बड़ी बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, अनेक ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे और अनेक विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे और अनेक जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। यानी मुख्य सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी, उससे छोटी इकाई जन, जन से छोटी इकाई विश्व, विश्व से छोटी इकाई ग्राम और ग्राम से छोटी इकाई कुल थे। इस प्रकार राजनीतिक संगठन व्यवस्थित था और एक सिस्टम में चल रहा था। कुल का प्रमुख कुलप कहलाता था, उस पर अधिकार होते थे। ग्राम का ग्रामीण, विश्व का विश्वपति, जन का जनपति तथा राष्ट्र का राजा प्रमुख था। यानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका प्रमुख कौन होता था, ये स्पष्ट उल्लेख थे। उसके कार्य किया था, ये स्पष्ट उल्लेख थे। उसके अधिकार किया था, ये भी स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख मिलता है। इस प्रकार उनके कार्य और कर्तव्यों में विभाजन था और उनको जो कार्य करने थे वह स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर मिलता है। राजा की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि हुई।
पहले पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं कि राजा केवल एक कबीले का प्रमुख होता था, युद्ध में नेतृत्व करता था और उसको ग्रामीण और या फिर जन अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बलि देते थे, क्योंकि वो उनकी युद्ध में रक्षा करता था और इस कारण उनको बलि देते थे। पर अब धीरे धीरे राजा कबीले का युद्ध में नेतृत्व करने के साथ साथ में क्षेत्र पर आधिपत्य करने वाला राजा हो गया, यानी अब कबीले का प्रमुख न होकर धीरे धीरे क्षेत्र का अधिकारी भी हो गया। इस प्रकार क्षेत्र की भावनाएं विकसित हो गई और क्षेत्र अधिकार का जो विचारधारा थी वह आ गई और राजा की शक्ति अब कबीले से ज़्यादा क्षेत्र पर होने लग गई और धीरे धीरे उसने एकराट की उपाधि धारण करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसके राजनीतिक और अन्य शक्तियों में विस्तार होने लगा, जो उसके एकराट की उपाधि से स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके बाद में उसके नागरिक, सैनिक, न्यायिक अधिकार धीरे धीरे मिलने लगा और लोगों से वह कर वसूलने लगा। जो पहले लोग अपनी इच्छा से कर देते थे, अब वो उसमें जबरन वसूली या फिर कहें कि उसको लोगों को अब कर देना एक आवश्यक हो गया था, क्योंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी, उसके पास सैनिक अधिकार हो गए थे, न्यायिक अधिकार मिलने लग गए थे, नागरिक अधिकार मिलने लग गए थे। वह केवल युद्ध का नेतृत्व नहीं करता था बल्कि क्षेत्र का अधिकारी भी हो गया था। इस प्रकार अब राजा को क्षेत्र से बलि कर नहीं दिया जाता था, जबकि उनसे लोगों से लिया जाने लगा, क्योंकि वह उस क्षेत्र का राजा है। इस प्रकार राजा के अधिकारों में वृद्धि यहाँ देखने को उत्तर वैदिक काल में मिलती है।